Hi students, yesterday we discussed about abnormal molar masses. So first we do the quick revision of yesterday's topic. तो कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस के केस में मोलर मास है उसकी वैल्यू क्या आने लगती है, एबनॉर्मल आने लगती है. दैट मीन्स वो थ्योरेटिकल वैल्यू से मैच नहीं करती है. तो एक्यूरेट वैल्यू लाने के लिए हमें दो कंडीशंस नेसेसरी होती हैं फॉलो करनी. फर्स्ट वन इज़ कि सॉल्यूशन हमारे पास क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए. और सेकेंड कंडीशन हमने पढ़ी थी कि जो सॉल्यूट है वो क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन के अंदर ना ही एसोसिएट होना चाहिए ना ही डिसोसिएशन होना चाहिए. जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन होती है दैट मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो गए तो वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करते हैं. अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. तो जिसकी वजह से मोलर मास क्या आने लगता है, एबनॉर्मल मोलर मास आने लगता है. जिसमें हमने फर्स्ट डिस्कस करा था एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. वो सॉल्यूशन जिसके अंदर जाके सॉल्यूट पार्टिकल क्या करते हैं, एसोसिएशन शो करते हैं. इसको हमने एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करा था कि एथेनोइक एसिड को बेंजीन के सॉल्वेंट में एडिशन करते हैं. तो उस केस में एथेनोइक एसिड या बेंजोइक एसिड क्या करेंगे, एसोसिएशन शो करते हैं. वो डाइमर स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर लेता है जिसकी वजह से दो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं, डाइमर बोलते हैं. अगर डाइमर हमारे पास बन जाएगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे. उस केस में हमने पढ़ा था कि मोलर मास क्या आता है हमारे पास, डबल वैल्यू आती है. नॉर्मल वैल्यू से डबल वैल्यू आएगी बिकॉज एसोसिएशन के कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे. अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाफ हो गए दैट मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाफ होंगे मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी. अगर कॉलिगेटिव वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हमारे पास हाफ होगी दैट मीन्स मोलर मास की वैल्यू क्या आएगी, ऑलमोस्ट डबल वैल्यू आती है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कि उस केस में, जिस केस में डिसोसिएशन होती है सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स की, उस केस में मोलर मास में अबनॉर्मलिटी कैसे आएगी. अगर डिसोसिएशन होगी दैट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन में इंक्रीज हो जाएंगे. नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होने के कारण कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के क्या पड़ी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, जो मोलर मास है उसकी वैल्यू क्या होती है, थ्योरेटिकल वैल्यू से कम आती है, जिसको हमने पोटाशियम क्लोराइड की एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करा था. नाउ वी कम टू आवर टुडेज टॉपिक दैट इज वेंट हॉफ फैक्टर. वेंट हॉफ फैक्टर को वेंट हॉफ ने फाइंड आउट करा था, इंट्रोड्यूस करा था 1886 में. इसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं, आई के साथ डिनोट करते हैं. ये हमारे पास क्या बताएगा, ये हमें बताता है कि कितने एक्सटेंट तक एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रही है सॉल्यूट की सॉल्यूशन के अंदर. तो ये हमारे पास रेशियो होती है नॉर्मल मोलर मास एंड ऑब्जर्व्ड मोलर मास. तो यहाँ पे हमारे पास वेंट हॉफ फैक्टर क्या आ जाएगा, जो हमारे पास नॉर्मल मोलर मास है. नीचे क्या रेट लेंगे हम, ऑब्जर्व्ड मोलर मास. जो एबनॉर्मलिटी आई है मोलर मास में उसको हम नीचे लेंगे. तो इन केस ऑफ एसोसिएशन कहता है अगर हमारे पास एसोसिएशन हो रही है सॉल्यूट की सॉल्यूशन के अंदर तो हमारे पास क्या आएगा, ऑब्जर्व्ड मोलर मास क्या आता है, ज़्यादा आता है नॉर्मल वैल्यू से. तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 से लेस आएगी. बट अगर हमारे पास डिसोसिएशन हो रही है, डिसोसिएशन केस में वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 से ज़्यादा होती है. बिकॉज डिसोसिएशन के केस में ऑब्जर्व्ड मोलर मास होता है उसकी वैल्यू नॉर्मल के कंपैरेटिवली क्या आती है, लेस वैल्यू आती है. जिसके कारण उसकी वेंट हॉफ की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 1 से ग्रेटर होगी. इन केस कहता ना ही वो सॉल्यूट जाके सॉल्यूशन के अंदर एसोसिएट होता है ना ही वो डिसोसिएट होता है. उस केस में हमारे पास वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू किसके इक्वल आती है, 1 के इक्वल आती है. बिकॉज उसमें ऑब्जर्व्ड मोलर मास किसके इक्वल आता है, नॉर्मल वैल्यू के इक्वल आता है. अगर हम इसी फॉर्मूला को वेंट हॉफ फैक्टर को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में करते हैं, जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में अब हमारे पास वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू लेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, नीचे हम नॉर्मल वैल्यू लेंगे. पीछे हमने क्या लिया था, नॉर्मल मोलर मास को ऊपर लिया था, ऑब्जर्व्ड मोलर मास को नीचे लिया था. बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की टर्म में ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऊपर लेते हैं, नॉर्मल वैल्यू नीचे लेते हैं. बिकॉज जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. नेक्स्ट
नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कि अगर हम नॉर्मल वैल्यू लानी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तो उसके कारण हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर। तो यहाँ से हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या फॉर्मूला क्या आ गया, डेल्टा पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू आई, या आई यहाँ पे क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ऐसी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला भी मॉडिफाई हुआ है, वो क्या आ गया हमारे पास, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू वेंट ऑफ फैक्टर इनटू बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी। ऐसी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला मॉडिफाई होकर क्या हो गया हमारे पास, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू वेंट ऑफ फैक्टर इनटू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट इनटू इट्स मोलैलिटी। ऐसी ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला अब क्या हो गया, पाई इज इक्वल टू वेंट ऑफ फैक्टर इनटू CRT। तो ये हमारे पास क्या है, मॉडिफाइड फार्मूलाज है। यहाँ से हमारे पास क्या आएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आएगी, नॉर्मल वैल्यू आती है अगर हम वेंट ऑफ फैक्टर को क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट है वेंट ऑफ फैक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कि वेंट ऑफ फैक्टर के कारण के कितने एक्सटेंट तक एसोसिएशन हो रही है या डिसोसिएशन हो रही है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वेंट ऑफ फैक्टर के कारण हम एसोसिएशन और डिसोसिएशन को फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंस, के टोटल सब्सटेंस में दैट अंडरगोज डिसोसिएशन इनटू आयंस, के टोटल सब्सटेंस में कितना सब्सटेंस डिसोसिएशन हो चुका है आयंस में, उसकी रेशो को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। ऊपर हमारे पास क्या आ गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टेकन, के टोटल कितने लिए थे उसमें से कितने सब्सटेंस के मोल्स हमारे पास डिसोसिएट हो चुके हैं। सपोज कहता मॉलिक्यूल है जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट का, वो हमें m नंबर ऑफ आयंस देता है आफ्टर डिसोसिएशन होने के बाद। तो यहाँ से कहता अगर हमने स्टार्ट करा था 1 मोल ऑफ सॉल्यूट से, स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, 1 मोल लिया था सॉल्यूट का, और इसमें से हमने मान लिया कि अल्फ़ा हमारे पास क्या हुई है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुई है इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गया सॉल्यूट के, जो अनडिसोसिएटेड, जिसकी डिसोसिएशन नहीं हुई है, वो कितने नंबर मोल्स आ गए, जैसे स्टार्ट करा था 1 मोल के साथ, अल्फ़ा क्या हो चुकी है हमारे पास, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो चुकी है। तो अनडिसोसिएटेड मोल्स कितने बचे, 1 माइनस अल्फ़ा। तो जो हमारे पास आयंस मोल्स, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस फॉर्म्ड, कि कितने नंबर ऑफ आयंस हमारे पास डिसोसिएशन होके बन चुके हैं, वो किसके इक्वल आ जाएगा, जैसे हमने बोला था कि हमारे पास m नंबर ऑफ आयंस बने आफ्टर डिसोसिएशन। तो अल्फ़ा हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो वैल्यू क्या आ गई, m इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ से हम ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स कर लेंगे कि कितने आए सोल्यूशन में, ऑब्जर्व्ड किसके इक्वल होगा, अनडिसोसिएटेड नंबर ऑफ प्लस डिसोसिएटेड नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल कितने आ गए, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस m अल्फ़ा। तो अब हम इसको वेंट ऑफ फैक्टर के फॉर्मूला में पुट करेंगे, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स बाय नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स। ऑब्जर्व्ड कितने आए हैं, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस m अल्फ़ा। नॉर्मल कितने थे, 1 नंबर ऑफ मोल था, तो उसके साथ डिवाइड करेंगे। इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी आ जाएगी, i माइनस 1 बाई m माइनस 1। अगर यहाँ पे i की वैल्यू क्या है, नॉर्मल मोलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। कहता अगर i की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू को पुट करके हम क्या कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। m की वैल्यू हम कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है AB टाइप का, AB मीन्स हमारे पास है पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम क्लोराइड, या फिर हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। तो उस केस में हमारे पास डिसोसिएशन होकर कितने नंबर ऑफ आयंस बनते हैं, एक कैटाइन बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, एनाइन। दैट मीन्स डिसोसिएशन होके कितने हमारे पास आयंस बने हैं, 2 आयंस बने हैं। तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 2 वैल्यू होगी। तो उसको इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, m की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन i माइनस 1 के बराबर आ जाएगी। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास AB2 टाइप का, जिसकी एग्जांपल होगी जैसे कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम नाइट्रेट, ये हमारे पास AB2 टाइप की है, जिसमें कैल्शियम हमारे पास A है, B हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। तो ऐसे केस में अगर डिसोसिएशन होती है हमारे पास कैल्शियम का 1 कैटाइन बनेगा और 2 क्लोराइड के क्या बनते हैं, एनाइन बनते हैं। दैट मीन्स टोटल कितने नंबर ऑफ आयंस बने हैं, 3 बने हैं। तो m की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 3 होगी। तो अगर m की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके इक्वल आ जाएगी, वेंट ऑफ फैक्टर -1 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।